हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यार, पढ़ाई तो आप लोगों की बढ़िया चल ही रही होगी, क्योंकि सब लोग ट्वेल्थ पास कर चुके हो। अब मैच्योरिटी थोड़ी थोड़ी आनी स्टार्ट हो जाती है ट्वेल्थ के बाद ना। जैसे ही बच्चा ट्वेल्थ पास करता है ना और कुछ बड़ी चीज चूज करता है अपने लिए, जैसे किसी ने, जैसे आपने सीए बनने का चूज किया कि मुझे सीए बनना है लाइफ में। जैसे किसी ने इंजीनियर बनने का सोचा कि मुझे आईआईटी जेई देना है या जेई मेंस देना है, जो भी एग्जाम, को बड़ा एग्जाम देना हो। तो मैच्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है लाइफ में, है ना। तो उस टाइम पे ये अपने आप जो मोटिवेशन होती है ना, वो इनर मोटिवेशन स्टार्ट हो जाती है अपने आप आनी। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि बच्चे को नहीं पता उसने करना क्या है। अब आप लोगों को क्लियर है कि आपके एग्जाम मिड ऑफ दिसंबर में स्टार्ट होने वाले हैं। 14 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट है। तो ऑलरेडी आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और जिस जिसकी पढ़ाई अभी बढ़िया नहीं चल रही है, तो मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अब सिर्फ 65 डेज रह गए हैं। ये जो टाइम रह गया है लास्ट 2 महीने का, बहुत क्रूशियल टाइम है और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टाइम है आपकी लाइफ का। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, दोस्ती यारी, घूमना फिरना, खाना पीना, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम। क्योंकि अगर ये वाला स्टेप एक बार क्लियर कर लिया ना यार, अगर सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया, फिर सीए इंटर स्टार्ट होगा। सीए इंटर में एंटर हो जाओगे, और जैसे ही सीए इंटर में एंटर हो जाओगे ना, तो एक ऐसी फील आएगी कि लाइफ में ना कुछ एक पर्टिकुलर आपको लाइफ में जो अचीव करना है ना, वो चीज स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं अभी भी, जिन लोगों ने हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो मेरा नाम है साहिल मदान। मैं लास्ट 7 सालों से कई हजार बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ा चुका हूं, चाहे बच्चे यूपीएससी के बच्चे हों, चाहे वो सीए फाउंडेशन के बच्चे हो, चाहे वो 11th 12th के बच्चे हों। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और आपके सीए के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, ये मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन क्लासेस फॉर बीसी के, यानी कि बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। मुझे लगता है कि इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखो, थ्योरी सब्जेक्ट तो है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि एक्चुअली जो आपके आसपास की दुनिया है उससे कनेक्टेड है। हर जगह बिजनेस है यार। अब घर से बाहर निकलो, छोटी सी छोटी दुकान में बिजनेस हो रहा है। चाहे वो राशन की दुकान हो, चाहे वो एक कोई छोटी मोटी खाने पीने की दुकान हो, चाहे बड़ा रेस्टोरेंट हो, चाहे बड़ा होटल हो, बड़ी कंपनी हो, या कोई छोटी, आप जो पटरी की दुकानें होती हैं, ठेले लगे होते हैं, सब कुछ क्या है? सब कुछ बिजनेस है। कुछ भी बिजनेस करने के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपको बिजनेस की नॉलेज तो बहुत जरूरी है। और बिजनेस कमर्शियल नॉलेज आपको यही सिखाता है कि भाई बिजनेस और कॉमर्स साथ में कैसे काम करते हैं। और एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, आपके लिए बिजनेस कमर्शियल नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है। आपकी पूरी लाइफ में, पूरी जर्नी में बिजनेस की नॉलेज, कॉमर्स की नॉलेज या बिजनेस कॉमर्स की नॉलेज क्या काम करेगी, कैसे एक रोल प्ले करेगी, आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आज के चैप्टर में हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे कि बिजनेस और कॉमर्स होता क्या है और बिजनेस और कॉमर्स एक चार्टेड अकाउंटेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं दो बातें करना चाहूंगा आपके साथ, कि भाई आपको यूट्यूब पे तो क्लासेस फ्री मिल रही हैं, रिवीजन आपको क्लासेस मिल रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को सिर्फ क्लासेस से मजा नहीं आता। उनको ना एक स्ट्रक्चर्ड क्लासेस चाहिए। वो चाहते हैं कि लाइव क्लासेस भी उनको मिले, वीकली टेस्ट मिले, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिले, और साथ साथ अनलिमिटेड एक्सेस मिले। कि जितने भी टीचर सीए फाउंडेशन के लिए पढ़ा रहे हैं, जितने भी टीचर सीए फाउंडेशन के लिए पढ़ा रहे हैं, उनको उनकी क्लासेस का एक्सेस मिल जाए। तो अगर आपकी भी ये इच्छाएं हैं, तो अन अकेडमी के पास दो पेड ऑप्शन है। वन इज प्लस कोर्स एंड सेकंड इज आइकॉनिक। आप चाहे प्लस खरीद लो, आप चाहे आइकॉनिक खरीद लो। प्लस की साइड में जो प्लस के फीचर, जैसे कि लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ क्लासेस, मतलब जितने भी सीए फाउंडेशन के अंदर टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, मानो कि किसी एक सब्जेक्ट को 4 टीचर पढ़ा रहे हैं अलग अलग बैच में, आपको सारे बैच की अवेलेबिलिटी होगी। आप जो बैच चाहो, जिस टीचर से चाहो, आप पढ़ सकते हो। आपको मेरा पढ़ाना पसंद है तो आप मुझसे पढ़ लो, किसी और का पसंद है किसी और से पढ़ लो। साथ ही साथ अगर आपको और चीजें भी चाहिए इसके साथ, अगर आपको आइकॉनिक में जाना है, तो आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट की गाइडेंस और स्टडी मटेरियल, ये सब मिल जाता है। प्राइजेस आपके सामने हैं। अगर आपको प्राइजेस में ऐसा लगता है कि यार कुछ डिस्काउंट मिल जाए, बिकॉज वी आर इंडियन कंज्यूमर, वी आर इंडियन कस्टमर, तो हमको हर चीज में डिस्काउंट चाहिए। हम Amazon की वो एक सेल आती है ना,
उस सेल का वेट करते हैं, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज की सेल का वेट करते हैं, मिंत्रा की सेल का वेट करते हैं कि भाई जब सेल आएगी ना तो खरीदूंगा। हम एक एक महीने तक वेट कर लेते हैं कि यार ये प्रोडक्ट जब सस्ता हो जाएगा ना सेल में तब खरीदूंगा। तो अगर आपको भी अपना अनअकैडमी पे कोई कोर्स खरीदने के लिए, सीए फाउंडेशन का कोर्स परचेज करने के लिए कोई डिस्काउंट चाहिए, तो भाई आप मेरा कोड लगा सकते हो, साहिल एम करके कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट किसको नहीं चाहिए। तो अगर आप किसी भी कोर्स को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा कोड लगा के वहां पे एक सूटेबल डिस्काउंट आपको मिलेगा, उस डिस्काउंट के साथ आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये वाली बात यहीं पे खत्म करते हैं, मेन अपने मुद्दे पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो भाई बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज को, इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लो। देखो आपने इन टर्म्स को अपने 12th में 11th में जरूर पढ़ा होगा, और यार मुझे भी अच्छे से पता है कि 11th 12th के अंदर बच्चे कितना पढ़ के आते हैं। कुछ ही रेयर बच्चे होते हैं कॉमर्स के जो दिल लगा के ध्यान से पढ़ के आते हैं 11th 12th को। मोस्टली बच्चे सिर्फ रट के आ जाते हैं कि ठीक है पेपर देने पर मैं लिख के आना, छुट्टी। लेकिन अब क्या है, अब आपका जो पेपर है ना, या पेपर 4, ये आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको चारों में से कोई एक चीज चूज करनी हो। पता है क्या होता है, कभी कभी चार में ना आपने देखा ना केबीसी चलती है, केबीसी, अमिताभ बच्चन साहब केबीसी खिलाते हैं, तो ऐसा लगता है कि चार में से तीन ऑप्शन ठीक है लेकिन चूज तो एक करना है। तो यहां पे दो प्रेशर है, एक तो क्वेश्चन सही करने का प्रेशर है, दूसरा गलत ना हो जाए ये प्रेशर भी है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग है। जैसे ही क्वेश्चन आपने गलत किया आपके 25% मार्क्स कट जाएंगे, आपके 25%, यानी कि अगर एक क्वेश्चन एक नंबर का आया है, अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.25 नंबर कट गए। मिलने तो दूर की बात हुई, नंबर कट जाएंगे। तो दो प्रेशर हो गए, एक तो क्वेश्चन ठीक करने का प्रेशर और एक नेगेटिव मार्किंग ना हो उसका प्रेशर। तो पहली टर्म्स हमारी बिजनेस है। यार देखो बिजनेस क्या है, बिजनेस ना एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर ना एक्सचेंज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पैकेजिंग, सब कुछ इन्वॉल्व है बिजनेस का। तो बिजनेस तो बहुत बड़ी टर्म है, बिजनेस तो बहुत बड़ी टर्म है। यानी अगर मानो कि मैं कल को कोई एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मुझे एकदम स्क्रैच से लेकर, चाहे वो एक लैंड खरीदना हो, चाहे वो लेबर को सेलेक्ट करना हो कौन सी लेबर क्या काम करेगी, चाहे मुझे मशीनरी खरीदनी हो, ये सब बिजनेस के अंदर आ जाएंगे। तो बिजनेस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आपके सामने डेफिनेशन लिखी है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज, सेल्स और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। तो बिजनेस का एक सोल प्रॉफिट है, एक सोल मोटिव है, दैट इज प्रॉफिट, पैसा कमाना। देखो कोई भी इंसान बिजनेस करेगा उसका मोटिव क्या होगा, अर्निंग करना, पैसा कमाना। दिस इज द सोल मोटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कि भाई प्रॉफिट कमाना है एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। देखो मानो कि मैं एक गोलगप्पे की दुकान खोलता हूं, गोलगप्पे की मैंने बढ़िया सी एकदम लाइटें लूटे लगा के सजा के दुकान खोली, गोलगप्पे की, पापड़ी चाट की और आलू की जो टिक्की बनती है उसकी, आलू की चाट की, मैंने दुकान खोली। अब पहले मुझे समझना पड़ेगा कि जहां पर मैं दुकान खोल रहा हूं वहां पर लोगों का टेस्ट कैसा है। प्रॉफिट तो कमाना है, ऑब्वियसली मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है प्रॉफिट कमाने के लिए किया है, लेकिन उस प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ मुझे इंटेलिजेंट प्ले भी करना पड़ेगा, इंटेलिजेंट होकर भी काम करना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि जो मेरे कस्टमर है, जो मेरे कंज्यूमर है, उनकी डिमांड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर मैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता हूं, उनकी सेटिस्फाई करता हूं, उनकी नीड्स को, तो मेरा बिजनेस बहुत जल्दी चल जाएगा। अदरवाइज मुझे यह बात समझनी पड़ेगी धीरे धीरे कि मेरे जो कस्टमर है, जो मेरी दुकान पे गोलगप्पे खाने आ रहे हैं, उनका टेस्ट क्या है। ठीक है, दिस इज बिजनेस। सेकंड बात है कॉमर्स की। अब बच्चों को ना डाउट रहता है कि क्या सर बिजनेस और कॉमर्स एक ही चीज है। हम आज की क्लास में ना क्लियर कर दें कि बिजनेस और कॉमर्स में क्या फर्क है। तो कॉमर्स इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग टू और मोर पार्टीज which often requires their transportation from one place to another, especially on a large scale। देखो बिजनेस में ना सब कुछ आ गया, प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, प्रोडक्ट की सप्लाई करना, ह्यूमन रिसोर्स, एवरीथिंग, पैकेजिंग वगैरह सब आ जाएगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं कॉमर्स की, तो कॉमर्स बिजनेस के अंदर आता है। कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। तो कॉमर्स के अंदर क्या होता है ना, कॉमर्स के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स के अंदर ना आपको मोस्टली क्या पढ़ने को मिलेगा
क्या समझने को मिलेगा? मोस्टली आपको समझने को मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज कॉमर्स। दैट एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेनली कम्स अंडर द कॉमर्स। लेकिन मैं बाकी सारी चीजें अगर बोलूं तो बिजनेस एक बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और कॉमर्स बिजनेस के अंदर आता है। मानो कॉमर्स बिजनेस का बेटा है और बिजनेस सबका पिताजी, सबके फादर है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्री की। देखो इंडस्ट्री कैसे होती है। अब आपने कई बार सुना होगा कि भाई ये टेलीकॉम इंडस्ट्री है, आपने सुना होगा कि भाई ये फिल्म इंडस्ट्री है, आपने सुना होगा कि भाई ये रॉ मटेरियल की, देखो रॉ मटेरियल तो बहुत बड़ी चीज हो गई, ये फर्नीचर इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या है? जहां पे ना बहुत सारे लोग एक तरह की चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। एग्जांपल समझते हैं, देखो जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे वोडाफोन है, जैसे आइडिया है, अब तो वोडाफोन आइडिया एक हो गया है, जैसे एयरटेल है, जैसे इसके बाद जैसे जियो है। तो इन सब में कॉमन क्या है? इन सब के अंदर कॉमन क्या है? वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो, ये सब हमें टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ये सब हमें टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो ये क्या है? ये टेलीकॉम इंडस्ट्री है। सेम अगर मैं बात करूं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री हो गई, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज हैं। जैसे शाहरुख खान का एक रेड चिली प्रोडक्शन हाउसेज है, अनुराग कश्यप का अलग प्रोडक्शन हाउसेज है, आमिर खान का अलग प्रोडक्शन हाउसेज है, जॉन इब्राहिम का अलग प्रोडक्शन हाउसेज है, भंसाली साहब का अलग प्रोडक्शन हाउस है। तो ये सब का अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज तो है, लेकिन ये काम एक कर रहे हैं। इनकी इंडस्ट्री, इनकी लाइन एक है। इंडस्ट्री क्या होगी? वो फिल्म इंडस्ट्री होगी, वो मूवीज बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, तो वो क्या हो गया? वो एक फिल्म इंडस्ट्री हो गई। तो ये सारी कंपनीज वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, ये हमें टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते। तो ये क्या हो गया? ये टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई। ठीक है ना। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या है? एन इंडस्ट्री में रेफर टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ फर्म्स विच प्रोड्यूसेस सेम गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसी फर्म्स जो सेम तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं एक इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म्स आ जाती हैं जो 99%, 99 के 100% ऑलमोस्ट सेम तरीके की सर्विसेज को या गुड्स को प्रोड्यूस कर रही होती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है ट्रेड। ट्रेड क्या है? ट्रेड बहुत सिंपल। ट्रेड में सिर्फ कुछ नहीं करना। ट्रेड में, ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड के अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं और बेचते हैं। अब ट्रेड इंटरनेशनल, डोमेस्टिक दोनों हो सकता है। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट को बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो वो डोमेस्टिक ट्रेड हो गया। अगर आप इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, बाहर से सामान मंगा रहे हो, बाहर सामान भेज रहे हो, यानी जैसे मानो कोई इंसान अगर यूरोप के अंदर सामान एक्सपोर्ट करता है या फिर यूरोप से सामान इंपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस पता है ना आपको? ये ऐसे में बोलना कि सर ये चीजें नहीं पता, ये तो बहुत बेसिक है यार। तो अगर कोई इंसान इंटरनेशनल मार्केट में सामान को बेच रहा है, खरीद रहा है ना, तो वो हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड। अगर डोमेस्टिक मार्केट में है तो वो हो जाएगा हमारा डोमेस्टिक ट्रेड। सिंपल सी बात है। फिर बात करेंगे बिजनेस एंड कॉमर्स की। क्या बिजनेस और कॉमर्स एक ही चीज है? नहीं भाई। बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि प्लानिंग आ जाएगा और आपका मार्केटिंग आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, आपके अंदर अकाउंटिंग आ जाएगा, टैक्सेशन आ जाएगा, सुपरविजन आ जाएगा, मेंटेनेंस आ जाएगा, और सब कुछ जो आप इमेजिन कर सकते हो एक प्रोडक्ट को बना। जैसे मानो कि ये एक कांच का ग्लास है, ये एक कांच का ग्लास है, तो इस ग्लास को बनाने से लेकर बेचने तक जितनी भी चीजें, जितने भी इनपुट, जितने भी एक्टिविटीज करी गई हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस। जैसे कि पहले इसका रॉ मटेरियल लेके आया गया होगा, उसको, उसके लिए मशीनरीज खरीदी होंगी, उसके लिए लोगों को हायर किया होगा, फिर मशीनरी से सामान बना हुआ है, ग्लास बना होगा, ग्लास की पैकेजिंग होगी, ग्लास की मार्केटिंग होगी, फिर ग्लास जाके ये सेल होगा मार्केट में। तो इसको बोलते हैं हम बिजनेस। लेकिन अगर बात करूं कॉमर्स की, तो कॉमर्स इन्वॉल्व्स ओनली बाइंग एंड सेलिंग, वेयर एज बिजनेस इन्वॉल्व मच मोर। कॉमर्स के अंदर हम बाइंग और सेलिंग की बात करते हैं, साथ ही साथ हम कॉमर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की बात करते हैं। लेकिन बिजनेस में हम पूरी बात करेंगे, कॉमर्स के अंदर हम कम बात करेंगे। ठीक है। और बेहतर तरीके से समझाने के लिए आपको बिजनेस में, कॉमर्स में और ट्रेड में एक डिफरेंस है। अगर मैं सिंपल बात करूं, देखो ना यार,
तो बिजनेस बहुत बड़ी चीज है कि मैंने कोई एक फैक्ट्री स्टार्ट करी, उस फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए मैंने एक लैंड खरीद लिया, कुछ मशीनरी खरीद ली, डिसाइड कर लिया क्या प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे होगी, एक बिजनेस प्लान बनाया पूरा, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करेंगे, एलएलपी स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब डिसीजन ना बिजनेस के अंडर आ जाएगा। कॉमर्स का इस बात से कोई लेना देना नहीं। कॉमर्स में बेसिकली हम चीजों को बेचने खरीदने का काम करेंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। एंड कॉमर्स मेनली कंसर्न विद द distribution of goods and services, or you can say things and services. But if I talk about business involves from the production to the sales और मार्केटिंग, सब कुछ कवर करता है, प्रोडक्शन से लेकर मार्केट तक जाने तक कवर करता है। इवन कभी कभी तो आफ्टर सेल्स भी आपको बिजनेस के अंदर देनी पड़ती है। मानो कि आपने एक वन प्लस का फोन खरीदा, अब आप वन प्लस का फोन खरीद के ले आए, आपने 2 महीने फोन चलाया, अब क्या हुआ ना, वन प्लस का फोन बना, वन प्लस का फोन मार्केट में गया और वो बिक गया। यहां पर बिजनेस लॉजिकली खत्म हो जाता है ना, जो एक फोन का काम था वो खत्म हो गया। लेकिन अगर फोन खराब हो जाएगा तो वन प्लस कंपनी को आफ्टर सेल सर्विसेज भी देनी पड़ेंगी। तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी बिजनेस के अंडर आती है कि अगर किसी के फोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी के अगर फोन में कोई दिक्कत आ रही है, तो उस फोन को वो सर्विस करके देंगे, फोन को ठीक करके देंगे, फोन की एक्स्ट्रा कुछ अगर उनको मशीनरी चेंज करनी है तो उसको ठीक करके देंगे। तो आफ्टर सेल सर्विसेज ही बिजनेस के अंदर आते हैं। लेकिन कॉमर्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं आता। अब बात करूंगा अगर ट्रेड की, तो भाई ट्रेड के अंदर सिर्फ एक बायर है और एक सेलर है। ट्रेड में सिर्फ एक बायर है और एक सेलर है, सिंपल सी बात। गुड्स को और सर्विसेज को सेल परचेज करना है, दैट इज ट्रेड, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, दैट इज ट्रेड। तो पहला पॉइंट आपका बिजनेस, कॉमर्स और ट्रेड का बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इन बिजनेस यू नीड बोथ वर्किंग एंड फिक्स्ड कैपिटल। अब इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस कि आपको कितनी चाहिए। किसी का बिजनेस बहुत बड़ा है तो उसको बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, किसी का बिजनेस कम है तो उसको कैपिटल कम चाहिए। किसी किसी के बिजनेस के अंदर आपको मशीनरी के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता, आपकी क्रिएटिविटी पे पैसा खर्च होता है। जैसे मानो कि अगर आपका बिजनेस मार्केटिंग का है तो मार्केटिंग के लिए आपको मशीनरी नहीं चाहिए, लेकिन आपको मार्केटिंग के लिए दिमाग चाहिए, आपको मार्केटिंग के लिए दिमाग चाहिए। मानो कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद सीए की फर्म स्टार्ट करते हो, सीए की फर्म के लिए आपको ना मशीनरी नहीं चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए और एक मोबाइल चाहिए। बेसिकली अगर आप सोचो ध्यान से तो आपको क्या चाहिए, एक ऑफिस, है ना। और अगर किसी के पास स्टार्टिंग में ऑफिस भी नहीं है तो घर बैठ के भी काम करता है यार इंसान, है ना। तो आपको एक लैपटॉप चाहिए और आपको एक फोन चाहिए। आपको बड़ी बड़ी मशीनरीज नहीं चाहिए, लेकिन क्या बिजनेस नहीं हो, बिजनेस हो भी है। मानो मैं कल को एक मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करता हूं, तो मुझे मार्केटिंग कंपनी के लिए क्या बड़ी मशीन चाहिए होगी? बिल्कुल नहीं चाहिए होगी। लेकिन मुझे क्रिएटिविटी के लिए दिमाग चाहिए होगा, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए दिमाग चाहिए होगा, है ना। तो अब वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस कि आपको कैपिटल कितनी चाहिए। लेकिन बिजनेस में यूजुअली आपको वर्किंग कैपिटल के साथ साथ एक फिक्स्ड कैपिटल दोनों चाहिए होती है, डिपेंड करता है आपके स्केल पे। कॉमर्स की बात करूं, कॉमर्स के अंदर क्या होता है ना, फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए। कॉमर्स में फिक्स्ड कैपिटल आपको हमेशा कम चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत है। देखो कॉमर्स के अंदर क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने खरीदने की बात हो रही है, यानी कि रॉ मटेरियल की बात होगी बहुत ज्यादा, कि रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे, उसको हम फिर प्रोड्यूस एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको फिर बेच देंगे मार्केट में। तो यहां पे वर्किंग कैपिटल बहुत काम करेगी। कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, जो आपकी डेली के खर्चे हैं, कि रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको बनाया, फाइनल गुड्स के अंदर उसको कन्वर्ट किया और उसको मार्केट में जाके बेच दिया, पैसा आया, फिर उसको इन्वेस्ट किया, फिर रॉ मटेरियल लेके आए, फिर फाइनल गुड्स बनाया, फिर उसको मार्केट में जाके बेच दिया। दिस इज कॉमर्स, सिंपल। और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग सेक्टर में। मानो कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, तो आपने अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग लोग रखे हैं मार्केटिंग के लिए, तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर स्टेट के अंदर अपना सामान की बेचो। दिस इज कॉमर्स, ठीक है ना भाई। तो यहां पे आपको फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए, वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए। अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो भाई ट्रेड क्या है ना, ट्रेड प्योरली आपके नेचर ऑफ बिजनेस में काम करेगा। अब मानो जो आप सामान खरीदते हो, आपको हमें सारा सामान उधार मिलता है, आपको 1 महीने की 2 महीने की आप बोरो कर रहे हो, आप उधार खरीद रहे हो, और आप जब सामान बेच रहे हो उसको भी उधार बेच रहे हो, कि ठीक है भाई सामान खरीद लो, 1 महीने के बाद आप मुझे पैसे आके दे देना। तो मतलब आप बोरोइंग पे आपका काम बहुत ज्यादा चल रहा है। तो ये ट्रेड अब डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर बिजनेस, कि आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए कि नहीं चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल कितनी चाहिए। ट्रेड में तो फिक्स्ड कैपिटल चाहिए ही नहीं होती। ट्रेड में कैसी फिक्स्ड कैपिटल,
हाँ, बेसिक इन्वेस्टमेंट अगर आपने रखी है एक अपने सामान को खरीदने बेचने के लिए, वो भी वर्किंग कैपिटल कहलाई जाएगी ना यार। जब आप सामान को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल हो गई। कैपिटल का इनफ्लो आउटफ्लो लगातार चल रहा है, तो अपने आप वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। तो बेसिकली मेरे कहने का पॉइंट ये है कि बिजनेस के अंदर आपको वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल दोनों चाहिए, बिकॉज इट इज अ बिगर कॉन्सेप्ट, इट इज अ वेरी वाइड एंड ह्यूज कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू कॉमर्स एंड ट्रेड। बट इन कॉमर्स यू नीड ह्यूज वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू द फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। बट मैं बात करूंगा अगर ट्रेड की, तो ट्रेड के अंदर वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल चाहिए ही नहीं। अब देखो ट्रेड में डिपेंड करता है ना भाई कि ट्रेड कैसा है, सिंपल सी बात है। वैसे तो तीनों चीजों के अंदर आपका डिपेंड करेगा कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस बड़ा है, आपके पास 5, 10, 15 करोड़ों का काम हो रहा है हर महीने का, तो भाई ज्यादा कैपिटल चाहिए। और अगर कुछ छोटा सा बिजनेस है, कुछ छोटी दुकान है कन्फेक्शनरी की, तो आपको कम चाहिए, सिंपल सी बात है, तो है ना। चलो सेकंड, बिजनेस में क्या आएगा? बिजनेस के अंदर कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री सब कुछ बिजनेस का पार्ट है। कॉमर्स के अंदर क्या आएगा भाई? ट्रेड आएगा कॉमर्स में, है ना। अब देखो कॉमर्स क्या है। अब यार देखो, अगर बात करूं कि क्या मैं इन तीनों को डिवाइड कर सकता हूं, क्या मैं इन तीनों को अलग अलग रख सकता हूं? नहीं रख सकता। कॉमर्स और ट्रेड दोनों बिजनेस के पार्ट है। बिजनेस में अगर कॉमर्स नहीं होगा तो बिजनेस किसी काम का नहीं है। अब बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अब मानो ये ग्लास बनाने का बिजनेस किया। अब इस ग्लास बनाने के बिजनेस को मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई इस ग्लास को बेच के प्रॉफिट कमाया जाए। बताया ना पहले मैंने आपको कि प्रॉफिट कमाना इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना, है ना। तो कॉमर्स के बिना कैसे करोगे? जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होगा तो फिर बिजनेस चल ही नहीं सकता। फिर बात करूंगा ट्रेड की, तो ट्रेड भी यार बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो कॉमर्स और ट्रेड दोनों बिजनेस का पार्ट है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि बिजनेस ट्रेड के अंदर आता है। ट्रेड और कॉमर्स बिजनेस के अंदर आएंगे, बिजनेस कॉमर्स या ट्रेड के अंदर नहीं आएगा। तो आप ऐसा समझ लो कि आपका ऐसे ना एक एक ऐसे ना आपका लेवल है, सबसे ऊपर आएगा बिजनेस, फिर आएगा कॉमर्स, फिर आएगा ट्रेड। पैरेलल नहीं चल सकते। देखो अगर आप लॉजिकल करोगे तो लॉजिकली तो कहीं भी चीज में आपको सही बता दूंगा कि पैरेलल भी चल पड़ेंगे, लेकिन बिजनेस बड़ा कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू कॉमर्स एंड ट्रेड, सिंपल सी बात है। ठीक है दोस्त। सेकंड है कि रिस्क ज्यादा किसमें है? जितना बड़ा कॉन्सेप्ट, जितना बड़ा टॉपिक, जितना बड़ा सब्जेक्ट, उतना ज्यादा रिस्क। तो बिजनेस इज अ वेरी रिस्की गेम माय फ्रेंड। तो अगर आप में से कोई भी इंसान अगर ये सोचता है कि मैं सीए करने के बाद कुछ पैसे वैसे कमा के स्टार्टअप करूंगा ना, तो स्टार्टअप सुनने में इज वेरी फैसिनेटिंग, स्टार्टअप के बारे में बात करना इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट एक स्टार्टअप, एक बिजनेस स्टार्ट करना, एक कंपनी स्टार्ट करना इज नॉट इजी। और आज के टाइम में तो ये देखा गया है कि जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहती हैं, जो कंपनीज मार्केट से पैसा उठाना चाहती है, उसके अंदर भी सीए बहुत ज्यादा उन कंपनीज की हेल्प करते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर। कई सारे सीए ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का करियर चूज करते हैं आफ्टर बीइंग दी चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो किसी बड़े बैंक में लग जाएंगे, किसी बड़ी कंपनी के अंदर एक एनालिस्ट लग जाते हैं, किसी बड़ी कंपनी के अंदर एक फाइनेंशियल एनालिस्ट लग जाएंगे, है ना। तो वो डिसाइड करते हैं ना कि भाई रिस्क कितना है, कि रिस्क कितना है बिजनेस को। तो बिजनेस के अंदर बहुत रिस्क है, और उस बिजनेस के रिस्क को काम कम से कम करने का काम भी सीए का ही है। एक ऐसी एडवाइस देना उस बिजनेस ओनर को कि भाई आप बिजनेस को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चलाओ तो आपका रिस्क कम है ना। देखो भाई स्टार्टअप के अंदर रिस्क तो है ही, कहते हैं ना कि भाई रिस्क है तो इश्क है, कहते हैं ना। तो रिस्क तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बिजनेस में रिस्क काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर एज कंपेयर टू ट्रेड रिस्क कम है, और ट्रेड के अंदर तीनों के मुकाबले सबसे कम रिस्क है, क्योंकि बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा रिस्क होगा, ज्यादा एक्टिविटीज हैं। कॉमर्स में एज कंपेयर टू बिजनेस कम रिस्क होगा, ट्रेड के अंदर रिस्क बहुत कम है। सिंपल, देयर इज अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहां पे रिस्क कम है। सिंपल चीज है ना कि सामान बेचा, पैसे ले लिए, सामान लिया, पैसे दे दिए, छुट्टी। लास्ट बात क्या है भाई? ट्रेड एंड कॉमर्स डिपेंड्स ऑन बिजनेस। सिंपल, मैंने आपको बात पहले समझाई ना कि हम तीनों को अलग इंडिविजुअल नहीं पढ़ सकते, तीनों को साथ में पढ़ना पड़ेगा, एक साथ पढ़ना पड़ेगा कि कॉमर्स और ट्रेड दोनों के दोनों बिजनेस पे डिपेंड है, और कहीं ना कहीं बिजनेस भी कॉमर्स और ट्रेड पे डिपेंडेंट है। अगर ट्रेड नहीं होगा तो बिजनेस किस काम का, कॉमर्स नहीं होगा तो बिजनेस किस काम का। तो यहां पे हम कहते हैं कि तीनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के कहानी चला रहे हैं, मिलजुल के इनका काम चल रहा है। तो बिजनेस, कॉमर्स और ट्रेड में क्या बेसिक डिफरेंस है,
हमने वो समझ लिया। और देखो एक बात समझ लो, आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो इन पॉइंट्स को रटने से ज्यादा समझने पे जोर देना। मैं भी इसलिए आपको हर चीज पढ़ पढ़ के नहीं समझाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो कॉन्सेप्ट है ना इसके पीछे का, आपको वो समझ आए कि इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है अगर आपको वो क्लियरली समझ आ गया तो दोस्त रटने की जरूरत ही नहीं है। तो हम रटने पे जोर किसी भी क्लास पे नहीं देंगे, हम रटने पे जोर किसी भी क्लास में नहीं देंगे, हम चीजों को समझने पे जोर देंगे। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट बात हम करेंगे डोमेन्स ऑफ बीसी के, यानी कि बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के डोमेन्स क्या क्या हैं। और अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करूं तो बीसीके के अंदर क्या क्या आता है, कि बिजनेस कमर्शियल के नॉलेज के अंदर क्या क्या आता है। देखो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, नाम से पता लगता है कि बिजनेस एंड कॉमर्स है ना, तो बिजनेस और कॉमर्स की नॉलेज होने का मतलब है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। अब बिजनेस और कॉमर्स की नॉलेज के लिए आपको क्या क्या समझना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या इसके अंदर डोमेन्स हैं, इसके अंदर क्या क्या एक्चुअली आता है, उसको हम बहुत बढ़िया तरीके से क्रिस्प तरीके से कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ आपके पास डोमेन्स हैं और डोमेन्स के अंदर सब डोमेन्स हैं। हम एक एक डोमेन्स को, एक एक सब डोमेन को कवर करने का ट्राई करेंगे यहां पर। ठीक है जी, देखो जैसे पहला पॉइंट है आपका, पहला आपका पॉइंट है यहां पे एक्टिविटीज। अब एक्टिविटी कौन कौन सी है, पहली है आपकी मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड है आपकी ट्रेडिंग, थर्ड है आपकी कॉमर्स। अब मानो अगर आप बात करो एक्टिविटीज की कि बीसीके के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी आती है, यानी कि बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। पहली एक्टिविटी आपकी आएगी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, एक प्रोडक्शन यूनिट के अंदर प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है जो रॉ मटेरियल से एक वैल्यूएबल गुड्स प्रोड्यूस करती है। सो प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी जहां पे हम इनपुट से इनपुट लेके आउटपुट बना रहे हैं, यानी कि रॉ मटेरियल को यूज करके एक वैल्यूएबल गुड्स बना रहे हैं। तो प्रोडक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है जो किसी गुड्स को यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। अब मानो ये एक इस ग्लास की बात करता हूं, मानो इस एक ग्लास की बात करते हैं, बार बार इस ग्लास को हम लेके आ रहे हैं, मेरे आसपास अभी एक ग्लास ही पड़ा हुआ है। तो मानो मैं इस ग्लास की बात कर रहा हूं, तो इस ग्लास की यूटिलिटी क्या है, इस ग्लास की यूटिलिटी कि मैं इस ग्लास से पानी पी सकता हूं, है ना। देखो वैसे तो ग्लास की यूटिलिटी बहुत सारी है, मैं बात बताऊंगा नहीं क्या क्या यूटिलिटी आपको, अभी बच्चे हो आप, ठीक है। तो ग्लास की यूटिलिटी बहुत तरीके की हो सकती है, लेकिन क्या जब ये ग्लास एक ग्लास नहीं था, जब ये एक रॉ मटेरियल था, क्या इसकी यूटिलिटी थी, कोई यूटिलिटी नहीं थी। उस रॉ मटेरियल को यूज करके हमने मशीन में रॉ मटेरियल डाल के उस डाई से हमने इस ग्लास को बनाया, ग्लास को डिजाइन दिया, ग्लास का एक साइज डिसाइड किया, फिर साइज के बाद एक ग्लास बना, तब इस ग्लास के अंदर यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या है, उपयोगिता। प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग किसी गुड्स के अंदर उपयोगिता डाल देती है, उसकी यूटिलिटी डाल देती है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स। समझ आ गया मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है भाई। सेकंड ट्रेडिंग। अब अगर आप कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अगर आप किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो डेफिनेटली ना आप उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ आप उस गुड्स को आगे सेल भी करोगे। डेफिनेटली देयर वुड बी अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तभी तो कॉमर्स होगा, तभी तो बिजनेस होगा, तभी तो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के अंदर हम एक्टिविटीज को समझ पाएंगे। अब ट्रेडिंग भी मैंने कहा दो तरीके की होती है, एक डोमेस्टिक होती है, एक फॉरेन होती है। अगर आप भाई देश के अंदर ही, इंडिया के अंदर ही सामान को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो वो डोमेस्टिक हो गई। अगर आप इंडिया से बाहर सामान बांग्लादेश भेजते हो, नेपाल भेजते हो, चाइना भेजते हो, या चाइना से सामान खरीदते हो, ताइवान भेजते हो, ताइवान से सामान खरीदते हो, नेपाल से सामान खरीदते हो, यूरोप से सामान खरीद रहे हो, यूरोप सामान बेच रहे हो, तो क्या हो गया, यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज अ फॉरेन ट्रेडिंग, है ना। अब अगर आपने ट्रेडिंग से, अगर आपके माइंड में स्टॉक मार्केट आती है, वो भी ठीक है, वहां भी ट्रेडिंग होती है, वहां पे हम शेयर्स को परचेज करते हैं, शेयर को सेल करते हैं, बाय एंड सेल चलता है शेयर का, तो वो भी ट्रेडिंग है, वहां पे ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स हो रहा है ना, ठीक है ना भाई। थर्ड पॉइंट है कॉमर्स। कॉमर्स हमने समझ लिया, सिंपल है। कॉमर्स तो बहुत बड़ी एक्टिविटी है कि गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल करना और डिस्ट्रीब्यूट करना उनको। बेसिकली कॉमर्स हमने क्या समझा, देयर इज अ कॉमर्स इज मेनली कंसर्न विद द buying and selling of goods and services and distribution of goods and service. This is commerce, which is a lesser concept, एक छोटा कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू बिजनेस, बट ट्रेड से बड़ा। तो एक्टिविटीज के अंदर ट्रेडिंग भी आ गई, मैन्युफैक्चरिंग भी आ गई, कॉमर्स भी आ गया।
देखो बहुत चीजें और भी ऐड हो सकती है। बिजनेस के अंदर अगर बात करूं तो यहां पे एक्टिविटीज के अंदर आपको पैकेजिंग भी मिल सकती है, मार्केटिंग भी आ सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकती, लेकिन हमने उसको फंक्शंस के अंदर रखा है। ये एक्टिविटी है, मार्केटिंग फंक्शन हो जाएगा, टैक्सेशन एक फंक्शन में आएगा, आगे पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट आपका स्केल, सेकंड पॉइंट है आपका स्केल। फर्स्ट आपका स्केल है माइक्रो एंटरप्राइजेस, फिर है स्मॉल एंटरप्राइजेस, फिर है मीडियम एंटरप्राइजेस, फिर आपका लार्ज एंटरप्राइजेस। स्केल क्या बताता है आपको? स्केल आपको बताएगा कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या आपकी जो फैक्ट्री है, जो आपकी इंडस्ट्री, आपकी एंटरप्राइज है, उसका स्केल कितना है, कितनी बड़ी है वो, क्या वो माइक्रो लेवल की है, क्या वो स्मॉल लेवल की है, क्या वो मीडियम लेवल है, क्या फिर वो लार्ज लेवल की है। जैसे हमने सुना होगा ना MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लार्ज नहीं आता उसमें, लार्ज की बात अलग होती है। MSME को लोन इजीली मिलता है क्योंकि छोटी कंपनी होती है, छोटी कंपनीज के बाद प्रॉब्लम क्या आती है? फंडिंग की प्रॉब्लम होती है। बड़ी कंपनीज के पास तो ऑलरेडी बहुत पैसा है। क्या अंबानी को, अडानी को, बिरला को, टाटा को फंडिंग की जरूरत है? नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। उनके पास बहुत कैश रिजर्व है, उनको हर बैंक पैसे देने के लिए राजी है। कोई भी किसी बैंक के पास चले जाए, उनको पैसा ऐसे मिले, वो कहेंगे सर प्लीज हमारे से पैसा ले लो। क्योंकि बैंक्स का फंक्शन क्या है? बैंक का फंक्शन है लोन देके उस पर इंटरेस्ट कमाना। बैंक का बेसिक बिजनेस क्या है? लोन देके उस पर इंटरेस्ट कमाना, है ना। तो वो ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, लार्ज एंटरप्राइजेस को लोन देने के लिए हमेशा रेडी रहती है कि पता भाई अंबानी ने, जो अंबानी की जियो कंपनी है, उसने कभी नहीं डूबना, अडानी की कंपनीज ने कभी नहीं डूबना, टाटा की कंपनीज ने कभी नहीं। क्या आपको लगता है टाटा मोटर्स कभी डूब सकती है? कभी नहीं हो सकता ऐसा। आपके और मेरे जीते जी तो नहीं होगा, है ना भाई। सीधी बात जो आपको मैं करूं, बहुत नेक्स्ट टू इंपॉसिबल चीजें होती हैं वाली। तो लार्ज एंटरप्राइजेस को लोन इजीली मिलता है, फंडिंग इजीली मिलती है, लेकिन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ये फैसिलिटीज इजीली प्रोवाइड नहीं होती है। इसलिए गवर्नमेंट इनके लिए अलग अलग स्कीम निकालती है। कोई MSME के लिए गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया निकाल देगी, है ना, इन्वेस्ट इन स्टार्टअप निकाल देगी, कुछ भी अलग अलग चीजें निकालती रहती है जिससे कि इनको हेल्प मिल सके, एक फंडिंग मिल सके, एक्सपर्टीज मिल सके, कुछ इनको गाइडेंस मिल सके। ठीक है, तो स्केल हो जाएगा, माइक्रो क्या है, स्मॉल एंटरप्राइजेस है, मीडियम एंटरप्राइजेस है। अब ये डिफाइन कैसे होती है? ये डिफाइन होंगी आपके इन्वेस्टमेंट के लेवल से, आपके टर्नओवर के लेवल से। इसके बारे में ना डिटेल हम इस चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे। हम इसके बारे में डिटेल एग्जैक्ट प्रॉपर कि माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होती है, स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होती है। अभी आप सिर्फ समझ लो कि डोमेन क्या है बीसीके का, कि बीसीके के अंदर आपने पढ़ना क्या क्या है, बीसीके के अंदर आता क्या क्या है। फिर बात करूंगा ज्योग्राफिकल स्केल की, फिर बात करूंगा मैं ज्योग्राफिकल स्केल की। ज्योग्राफिकल स्केल में क्या आएगा भाई? लोकल लेवल आएगा, नेशनल लेवल आएगा और मल्टीनेशनल लेवल आएगा। यानी कि अगर आपकी जो आपकी इंडस्ट्री है, आपकी जो फैक्ट्री है, जो आपकी एक बिजनेस एक्टिविटीज है, जो आपका बेसिकली आपका बिजनेस, अगर आप लोकल काम कर रहे हो, जैसे मानो कि मैं एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट करता हूं, मानो कि मैं एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट करता हूं और मैंने एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, मैंने दिल्ली के अंदर पंजाबी बाग के अंदर एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, तो वहां पे पंजाबी बाग के बच्चे आएंगे, तो लोकल लेवल पे स्टार्ट हुआ है। या मानो कि मैंने दिल्ली के लिए, दिल्ली में मैंने एक कोचिंग सेंटर बड़ा स्टार्ट किया, वहां पे सिर्फ दिल्ली के बच्चे आते हैं, तो वो लोकल लेवल पे हो गया। फिर जैसे कि आप और मैं यहां पढ़ रहे हैं, तो यहां पे इस क्लास को कोई भी बच्चा हमारे पूरे देश में, अनअकैडमी ने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, अनअकैडमी ने, और जो बाकी भी ऑनलाइन चैनल्स हैं, यूट्यूब बेसिकली अगर मैं बोलूं आपको, तो यूट्यूब पे कोई भी बच्चा आके किसी भी स्टेट से, किसी भी गांव से आके कोई भी नॉलेज गेन कर सकता है। चाहे आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आप सीए फाउंडेशन की रिवीजन क्लासेस ले रहे हो, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, आपने वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना, वेबसाइट डिजाइनिंग सीख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकते हो। तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल हो गया, नेशनल लेवल पे अवेलेबल हो गया, है ना। तो ये नेशनल लेवल हो गया कि अब जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, तो मुझसे मेरी क्लासेस को कोई भी बच्चा पूरी इंडिया में, कोई बच्चा आके मेरी क्लासेस ले सकता है, तो वो नेशनल लेवल हो गया। थर्ड पॉइंट है मल्टीनेशनल लेवल। मल्टीनेशनल लेवल का मतलब क्या है कि नेशनल को हमने हमने कंट्रीज को पार कर दिया, हमने कंट्रीज को पार कर दिया। मानो कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का एक कोर्स कराता हूं, अब ग्राफिक डिजाइनिंग वर्ल्ड वाइड यूज होती है, और मैंने एक कोर्स बनाया ग्राफिक डिजाइनिंग का $50 का। मैंने बोला कि $50 का मेरा 2 मंथ्स का ग्राफिक डिजाइनिंग का एक कोर्स है, और उस कोर्स को कोई भी इंसान परचेज कर सकता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब मानो कोई उसको लंदन में बैठे परचेज करता है, कोई उसको न्यूयॉर्क के अंदर बैठ के परचेज करता है, कोई उसको बांग्लादेश में से परचेज करता है, कोई उसको श्रीलंका में परचेज करता है, कोई उसको नेपाल में, पाकिस्तान में, चाइना में,
अलग अलग कंट्रीज में बैठ के परचेज कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो मल्टीनेशनल स्कोप हो गया। तो जब आप किसी एक स्टेट के अंदर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हो तो वो क्या हो गया, तो वो लोकल लेवल हो गया, तो वो लोकल लेवल स्कोप हो गया। वहीं पे अगर आप नेशनल लेवल कर रहे हो, यानी कि पूरी कंट्री के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो नेशनल लेवल हो गया। अगर आप अलग अलग कंट्रीज के अंदर अपनी बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो वो मल्टीनेशनल लेवल हो गया। ठीक है ना दोस्त, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट डोमेन क्या है, ओनरशिप। अब आपने सुना होगा कि हमारे देश के अंदर कुछ कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, जिनको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज, पीएसयूज बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिनको बोलते हैं। कुछ कंपनीज प्राइवेट सेक्टर है, मेजरली प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे आप इन्फोसिस, टीसीएस, आईबीएम, एचसीएल, चाहे आप रिबोक, नाइकी, ये सब तो वैसे इंटरनेशनल कंपनीज है। अगर मैं इंडिया कंपनी की बात भी करूं तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी है, जैसे एक कंपनी है ओम लॉजिस्टिक्स। तो ये कंपनीज कौन कौन सी हैं, ये कंपनीज प्राइवेटली हेल्ड है, इनको प्राइवेट पर्सन ओन करता है। जैसे अन अकेडमी हो गया, अन अकेडमी को गवर्नमेंट ओन नहीं करती, प्राइवेट लोग ओन करते हैं, तो ये प्राइवेट कंपनी हो गई। और कुछ कंपनी ऐसी होती है जहां पे ओनरशिप पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों साथ में हिस्सेदारी से चलती हैं। कि एक तो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो गई, पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब क्या है भाई, दैट इज गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज। फिर क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर कंपनी, यानी कि दोज कंपनीज विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट पर्सन, या जैसे मैं कोई कंपनी स्टार्ट करता हूं तो वो प्राइवेट सेक्टर हो गया। मैं कंपनी ओन करता हूं ना, 100% कंपनी मेरी है, चाहे पार्टनरशिप में हम 2 लोग ओन करते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, तो वो पब्लिक कंपनी नहीं होगी, वो प्राइवेट सेक्टर में आएगा। फिर जॉइंट सेक्टर है, मानो एक ऐसी कंपनी स्टार्ट करता हूं जिसके अंदर 70% मेरा है, 30% गवर्नमेंट का है। भगवान करे ऐसा कभी हो जाए, मैं ऐसा कभी कोई सेक्टर या मैं ऐसे कभी कोई कंपनी स्टार्ट करूं जहां पे गवर्नमेंट के साथ मेरी कोलैबोरेशन हो, है ना दोस्त। तो जॉइंट सेक्टर कंपनी के अंदर गवर्नमेंट ओनरशिप के साथ साथ प्राइवेट ओनरशिप दोनों साथ में कंपनी को ओन करते हैं। तो ये ओनरशिप 3 तरीके से डिफाइन होगी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। ठीक है जी। सेकंड है मार्केट, उसके बाद है मार्केट। मार्केट में 2 मेजर चीजें पढ़नी है आपको, पढ़नी है एक फैक्टर मार्केट, एक पढ़नी है आपको प्रोडक्ट मार्केट। पहले समझते हैं प्रोडक्ट मार्केट क्या होती है। जैसे मानो मैं एक बहुत बड़ी मार्केट में गया, मुझे फोन खरीदना है ना, मुझे एक डब्बा पैक फोन मिला, तो वो तो होगी प्रोडक्ट मार्केट की, मुझे एक फाइनल गुड्स मिल गया, दिस इज प्रोडक्ट मार्केट। लेकिन फैक्टर मार्केट क्या है, फैक्टर मार्केट वो मार्केट है जो मुझे उस फोन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, जो मुझे उस फोन को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, वो रॉ मटेरियल जिस मार्केट से मिलेगा उस मार्केट को बोलते हैं फैक्टर मार्केट। चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो चिप हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो प्लास्टिक हो या स्टील हो, जो जो मुझे चाहिए, चाहे वो मदरबोर्ड हो, वो सब फैक्टर मार्केट में आएगा। लेकिन जो फाइनल गुड्स है वो आएगा मेरा प्रोडक्ट मार्केट में। तो मार्केट भी 2 तरह की समझनी पड़ेगी कि फैक्टर मार्केट क्या है, प्रोडक्ट मार्केट क्या है। देखो इन सब के बारे में ना हम पूरी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे। और ये वाला पॉइंट तो आपको इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ने को मिलेगा कि फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट में क्या फर्क है। ठीक है दोस्त। फिर आता है नेक्स्ट, आपका आता है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर क्या होता है, कि स्टेक होल्डर का मतलब क्या है, यहां पे स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब क्या है, स्टेक होल्डर का मतलब है इंटरेस्ट। स्टेक होल्डर का मतलब है इंटरेस्ट। स्टेक होल्डर वो लोग हैं जिन्हें आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है। इसे गलत तरीके से मत लेना कि आपका कोई बिजनेस हड़पना चाहता है या आपको काम करते हुए देख के खुश नहीं है, यह मतलब नहीं है मेरा। स्टेक होल्डर से मेरा मतलब है कि जिन लोगों का आपके बिजनेस में एक इंटरेस्ट है। जैसे कि मानो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और आपने बिजनेस के लिए 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट ली 4 इन्वेस्टर्स से। आपने 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट ली 4 इन्वेस्टर्स से, तो चारों इन्वेस्टर आपकी कंपनीज के स्टेक होल्डर बन गए, है ना। चारों इन्वेस्टर का आपकी कंपनी में इंटरेस्ट है ना भाई, उनका पैसा लगा हुआ है। तो जब उनका पैसा लगा तो वो एक ध्यान रखेंगे कि कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, कंपनी ऐसा कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रही है, ड्रग्स तो नहीं बेच रही है ना, ड्रग्स तो नहीं बेच रही कि हमारे पैसे से कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा, तो उनका इंटरेस्ट है। या कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो वहां पे इन्वेस्टर्स का एक इंटरेस्ट है, एक स्टेक है कंपनी के अंदर बेसिकली। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि स्टेक होल्डर का मतलब क्या है, कि ऐसे लोग
जिनका इंटरेस्ट है आपके बिजनेस में, दैट इज स्टेक होल्डर्स। वो इन्वेस्टर हो सकते हैं, वो शेयर होल्डर हो सकते हैं। आपने मानो कि आपकी कंपनी के शेयर है मार्केट में, मानो कि टाटा मोटर्स के मैंने 1000 शेयर खरीदे हुए हैं, टाटा मोटर्स के मानो मैंने 1000 शेयर खरीदे हुए हैं, तो मैं टाटा मोटर का शेयर होल्डर हो गया, मेरे पास टाटा मोटर के शेयर्स हैं, तो आई एम द शेयर होल्डर ऑफ टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स अपने बिजनेस में ग्रो कर रही है, उनको प्रॉफिट है उनके थर्ड क्वार्टर में, या उनको लॉस है थर्ड क्वार्टर में, इसके अंदर मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि उससे मेरे शेयर का प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उससे मेरे शेयर का प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है दोस्त, तो शेयर होल्डर भी एक तरह के स्टेक होल्डर हैं, किसके अंदर, आपके बिजनेस के अंदर। फिर प्रमोटर्स, प्रमोटर तो भाई देखो कर्ता धर्ता होते हैं कंपनी के, प्रमोटर तो कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं। आपने पेटीएम का नाम सुना होगा, पेटीएम का जो ओनर है, यार मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनका नाम भूल गया मैं, पेटीएम के ओनर्स का, अगर आपको याद आए, वैसे आपके लिए क्वेश्चन है ये, तो आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पेटीएम के ओनर का नाम क्या है ना। तो पेटीएम का जो ओनर है, या मानो कि भारत पे का जो ओनर अशनीर ग्रोवर था, आई थिंक अब तो ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ भारत पे एनी मोर, बट जो भारत पे का अशनीर ग्रोवर जिस टाइम पे एक फाउंडर था या ओनर था, सो ही वॉज द प्रमोटर ऑफ भारत पे, क्योंकि ही वॉज द कर्ता धर्ता ऑफ भारत पे। भारत पे के लिए इन्वेस्टमेंट वो लेकर आया सारा। देखो, इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट लगा दी, शेयर होल्डर ने शेयर खरीदे, लेकिन जो एक्चुअल काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल काम कर रहे हैं वो होते हैं प्रमोटर्स। तो प्रमोटर जो होते हैं, प्रमोटर्स आर दी कर्ता धर्ता ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो प्रमोटर्स का भी इंटरेस्ट तो भाई होगा। अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर है तो उसका इंटरेस्ट भी होगा, कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी होगा, किसी कंपनी में कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी होगा। मानो मुझे टाटा की गाड़ियां पसंद है और मैं सोच रहा हूं कि एक साल बाद मैं टाटा की गाड़ी खरीदूंगा, तो टाटा के प्रोडक्ट में मेरा इंटरेस्ट है, यानी कि आपके बिजनेस में एज अ कंज्यूमर मेरा इंटरेस्ट है, तो यस आई एम दी स्टेक होल्डर ऑफ योर कंपनी। और मुझे लगता है ये कंज्यूमर से बड़ा स्टेक होल्डर कोई भी नहीं होता, क्योंकि स्टेक होल्डर को माइंड में रख के बिजनेस ओनर्स बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, है ना। अब टाटा मोटर्स को यह पता लग गया कि यार गाड़ी की मजबूती के साथ साथ, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ, गाड़ी के अंदर कुछ स्टाइल भी ऐड करना पड़ेगा, तभी गाड़ी बिकेगी। अब जैसे आप पहले पुरानी इंडिका देख लो और अब की गाड़ियां देख लो, टाटा की नेक्सॉन देख लो, कितनी सुंदर गाड़ी हो गई है। टाटा की आप छोटी छोटी गाड़ी हो, टाटा की टियागो है, उसको देख लो, छोटी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन फीचर से भरी हुई है। तो टाटा ने यह बात समझ ली कि भाई कंज्यूमर को क्या चाहिए। टाटा ने समझ लिया कि कंज्यूमर को बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ अच्छे डिजाइन्स भी चाहिए, अच्छा स्टीयरिंग भी चाहिए, अच्छी सीट्स भी चाहिए, एक अंदर बढ़िया सा म्यूजिक सिस्टम भी चाहिए, सुंदर से बटन्स भी चाहिए। वो गंदे से बटन नहीं चलेंगे इस पे लाल पीले रंग के निशान बने हो, ये सब नहीं चलेगा। तो कंज्यूमर्स अकॉर्डिंग टू मी आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर फॉर एनी बिजनेस। नेक्स्ट बात करेंगे सप्लायर की। सप्लायर आपको गुड्स बेच रहा है, आपके गुड्स आगे बिक रहे हैं नहीं बिक रहे हैं, तो सप्लायर भी आपका इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस के अंदर, तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। फिर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर कैसे है, बच्चों के पास समझ नहीं आती है। गवर्नमेंट स्टेक होल्डर कैसे है यार, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर कैसे है ना, गवर्नमेंट ने हर बिजनेस के लिए, हर एक इंडस्ट्री के लिए, हर एक सेक्टर के लिए कुछ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं, है ना, कि भाई आपने इतना जीएसटी पे करना है, आपने इतना इंटरेस्ट पे करना है, आपने इतना टैक्स पे करना है। तो वो ये ध्यान रखती है कि क्या आप जो भी एक्टिविटीज अपने बिजनेस के अंडर कर रहे हो, आप जो भी एक्टिविटीज बिजनेस के अंडर कर रहे हो, वो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके कर रहे हो कि नहीं कर रहे। लाइक द कंपनी इज फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है, क्या उन पॉलिसीज के अंडर रह के आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर रह के काम कर रहे हो, उनको टैक्स भर रहे हो, जीएसटी भर रहे हो, तो गवर्नमेंट खुश है। लेकिन जिस दिन आपने अपनी बुक्स के अंदर थोड़ी सी हेराफेरी करी, वहीं फंस गए। और वहीं पे आपको याद किसकी आएगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो भैया देख लो, दुनिया में जितने बिजनेस हैं, दुनिया में जितने बिजनेस हैं, चाहे कोई बिजनेसमैन है, कोई किसी अच्छी कंपनी का सीईओ है, कोई बहुत बड़ा एक्टर जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, जॉन इब्राहिम, जो बहुत सारे पैसे कमाते हैं, चाहे धीरू भाई अंबानी थे, हमारे मुकेश अंबानी हैं, चाहे गौतम अदानी है, चाहे कोई भी है पूरी दुनिया में, चाहे वो एलोन मस्क हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, कोई भी हो दुनिया में, उसको
चार्टेड अकाउंटेंट की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। तो आपके लिए मोटिवेशन है, अगर आप मार्केट में खड़े होकर ये बोल दोगे कि कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जिसको मेरी जरूरत नहीं है, हाथ ऊपर करके बताओ, तो कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो जवाब हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर बिजनेसमैन को एक चार्टेड अकाउंटेंट की जरूरत है, एक हर बड़ी कंपनी को चार्टेड अकाउंटेंट की जरूरत है। आगे बढ़े, चलिए। बाकी आपके छोटे छोटे और डोमेन जैसे कि फंक्शन, फोकस, कंसर्न, मोड और अंडरलाइन डिसिप्लिन। देखो जब बच्चों को, देखो आईसीएआई ने अपनी बुक्स के अंदर ना एक टेबल बना के दे दी है कि इस टेबल से पढ़ लो और छुट्टी, लेकिन बच्चों को समझ ही नहीं आता कि यार क्या मतलब है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम उसको देखोगे ना, कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मतलब क्या है, कि क्या कहना चाह रहे हो इस टेबल से, क्योंकि टेबल के बाद कुछ एक्सप्लेन किया ही नहीं है, टेबल के बाद कुछ एक्सप्लेन किया ही नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी थी, मुझे ऐसा लगता है उस बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन होना बहुत जरूरी थी। अब देखो एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, तो यहां पे हमारा कुछ काम बनता है, हमारे कुछ जिम्मेदारी बनती है हमारे बच्चों के प्रति, कि हम उन बच्चों को इस डोमेन्स ऑफ बीसीके को बहुत प्यार से और क्लियरली समझाएं, क्योंकि इसमें से भी एमसीक्यूज आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो डोमेन्स ऑफ बीसीके क्या है भाई, हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस। पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन आपका है प्रोडक्शन, फिर क्या है उसके बाद मार्केटिंग, फिर क्या है अकाउंटिंग, फिर क्या है टैक्सेशन, फिर क्या है ह्यूमन रिसोर्स। अब बिजनेस और कॉमर्स के अंदर अनलिमिटेड फंक्शंस हैं। जब प्रोडक्ट को बनाने की बात हुई तो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद जब मार्केटिंग की बात आई तो मार्केटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ह्यूमन रिसोर्स, पैकेजिंग, ये सब कुछ बिजनेस और कॉमर्स के फंक्शंस हैं, है ना। प्रोडक्शन एक फंक्शन है, मार्केटिंग, देखो आप कोई गुड्स बनाओगे तो उसकी मार्केटिंग करनी बहुत जरूरी है। जैसे कोलगेट ने अपनी टूथपेस्ट बना दी, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं करी अगर, तो बिकेगी कैसे। जैसे आप रोड पे निकलो तो आपको बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स दिखते हैं, कोई नया सॉन्ग लॉन्च हुआ हनी सिंह का, एक, वो भी एक प्रोडक्ट है बेसिकली, वो भी एक प्रोडक्ट है ना। तो आपको बड़े बड़े बोर्ड दिखेंगे कि हनी सिंह का नया गाना आ गया, यूट्यूब पे 4 मिलियन व्यूज हो गए हैं। तो ये सब मार्केटिंग है कि आप जाके और उस गाने को यूट्यूब पे सर्च करो। जैसे कोलगेट ने अपनी एड में, या कैडबरी ने अपनी एड के अंदर चॉकलेट की फोटो लगाई, बहुत बड़े पोस्टर पे बड़े बड़े बैनर लगा दिए, तो आपको एक, आप क्यूरियस हो जाओगे, क्यूरियोसिटी आ जाएगी अंदर से ना, जानने की कि यार इस चॉकलेट में ऐसा क्या है जो कैडबरी इसकी इतनी मार्केटिंग कर रही है। अब सब कुछ के बाद आपकी ऑडिटिंग होगी, तो ऑडिटिंग भी एक फंक्शन है, अकाउंटिंग एक फंक्शन है, टैक्सेशन एक फंक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा फंक्शन है, कि ऐसे लोगों को चूज करना जो कंपनीज के लिए, जो कंपनी के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम सब कुछ अपना मेहनत करके कंपनी को बहुत ऊपर लेके जाए, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन माइंड जो किसी भी एसेट से बहुत ऊपर है। आप मशीन खरीद लो, आपने मशीन खरीद ली, मशीन खरीदने के बाद अगर उसको चलाने वाला दिमाग ही आपके पास नहीं होगा, तो मशीन का करोगे क्या। अगर आपके पास ऐसा ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन माइंड ही नहीं है जो उस मशीन को चलाए, जो उस मशीन को इफेक्टिवली चलाए, तो फायदा क्या उस मशीन का। तो ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर एवरी बिजनेस, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग बड़े बड़े बिजनेस बनाते हैं, जो लोग बड़े बड़े स्टार्टअप्स बनाते हैं, उनकी डिमांड रातों रात मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उनकी डिमांड रातों रात मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उनको अलग अलग कंपनीज बोर्ड के मेंबर बनाती हैं, उनको अलग अलग कंपनीज अपनी कंपनीज के अंदर एक पोस्ट देते हैं कि आप अपना बिजनेस करो, लेकिन ये पोस्ट हमारी भी संभालो, जिससे कि आपकी एक्सपर्टीज से हमारे बिजनेस को भी ग्रो करने की हेल्प मिल जाए। कोलैबोरेशन कर लेते हैं। अगर आप देखोगे ना अभी, तो अभी बिजनेस में कोलैबोरेशन का जमाना चल रहा है। म्यूजिक इंडस्ट्री में म्यूजिक आर्टिस्ट कोलैबोरेट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स कोलैबोरेट कर रहे हैं, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेस आपस में कोलैबोरेट करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा मारुति की बैलिनो और टोयोटा की ग्लांजा, दोनों एक ही गाड़ी, दोनों ने कोलैबोरेट कर लिया आपस में। मारुति ने सेम गाड़ी टोयोटा को बेची और उन्होंने बोला कि आप ग्लांजा के नाम से इसको बेचो। टोयोटा उसको ग्लांजा के नाम से बेचता है, मारुति उसको बैलिनो के नाम से बेचता है। तो क्या है, दिस इज द कोलैबोरेशन। अभी जमाना चल रहा है कोलैबोरेशन का, कि लोग एक साथ आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, इसके बाद पॉइंट है फोकस। अब फोकस क्या होगा, या तो फोकस, देखो बिजनेस के फोकस दो हो सकते हैं, या तो आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस लाइन पे फोकस कर लो, या आप किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन पे आप फोकस कर लो। मानो कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मैं वहां पे दो चीज सोचूंगा,
या तो मुझे किसी लाइन के अंदर जाना है, या तो मुझे कोई एक इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर बिजनेस लाइन या पर्टिकुलर इंडस्ट्री चूज करनी है, या फिर मुझे एक पर्टिकुलर फंक्शन चूज करना है। जैसे मैंने चूज करा कि मुझे लाइट बनाने की इंडस्ट्री में जाना है, या मुझे ग्लासेस बनाने की, या मुझे क्रोकरी बनाने की इंडस्ट्री में जाना है। पी लेते हैं पानी, यहां तक ले आए हैं तो। कि मुझे क्रोकरी बनाने की इंडस्ट्री में जाना है ना, प्रॉफिटेबल लग रही है, तो मैंने एक बिजनेस लाइन चूज कर ली। ये तो एक बिजनेस लाइन, एक बिजनेस इंडस्ट्री हो गई। पर्टिकुलर फंक्शन का मतलब क्या है यहां पे? जैसे मैंने सोचा कि मार्केटिंग, मैं एक मार्केटिंग फर्म स्टार्ट करूंगा, मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करूंगा। तो मार्केटिंग एक फंक्शन है, मार्केटिंग एक फंक्शन है। मैंने उस फंक्शन के अंदर से एक बिजनेस क्रिएट कर लिया, मैंने उस फंक्शन के अंदर से एक बिजनेस क्रिएट किया। तो मैंने एक बिजनेस की इंडस्ट्री ना चूज करते हुए मैंने एक पर्टिकुलर फंक्शन चूज किया, मैंने एक मार्केटिंग चूज किया। तो दिस इज अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड एक पर्टिकुलर लाइन। आप जब बिजनेस करना चालू करते हो, बिजनेस को समझना स्टार्ट करते हो, तो आप या तो एक बिजनेस इंडस्ट्री की लाइन चूज करते हो, या फिर एक पर्टिकुलर फंक्शन चूज करते हो। ठीक है, जैसे आप मानो आप में से कुछ लोग आगे जाके अपनी सीए की फर्म खोलेंगे, तो आपने एक फंक्शन चूज किया कि आप अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करोगे अलग अलग कंपनी, तो आपने एक फंक्शन चूज कर लिया। अकाउंटिंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स। ठीक है दोस्त, अब कंसर्न क्या है? देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ना बहुत सारे कंसर्न्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी स्ट्रेस साथ में आता है। बिजनेस स्टार्ट करना, एक स्टार्टअप करना, सोचना बहुत सुंदर है, एक बहुत बढ़िया इमेज बन के आती है कि सब लोग हमें पूछ रहे हैं, लोग हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, रात तक बैठ के काम करना, एकदम फैसिनेटिंग, बढ़िया बढ़िया होटल पे जाके खाना खाना। लेकिन भाई रियलिटी ऐसी नहीं होती है। आज आपको बड़े बड़े स्टार्टअप ओनर्स ये सब करते हुए दिखते हैं, लेकिन आपको ये नहीं दिखता कि उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करी है। उन्होंने एक बिजनेस को सेट करके 10 साल मेहनत करके एक बिजनेस बनाने में कितनी मेहनत करी है, आपको ये सब समझ नहीं आता। आज के टाइम में लोग बिजनेस को ट्रोल बड़ी इजीली करते हैं, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि उस बिजनेस को बनाने में उस पर्टिकुलर इंसान ने या एक टीम ने कितनी मेहनत करी होगी। तो हम बात कर रहे हैं कंसर्न्स की, हम बात कर रहे हैं कंसर्न्स की। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद ना बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, जैसे कि भाई बिजनेस को स्टार्ट तो कर लिया, क्या बिजनेस सरवाइव कर पाएगा? क्या बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी होगी? क्या बिजनेस में ग्रोथ होगी? क्या सस्टेनेबिलिटी होगी? क्या मैनेजमेंट हम कर पाएंगे, या फिर एथिक्स, या फिर वैल्यूज? एक एक पॉइंट को समझते हैं। सर्वाइवल का मतलब क्या है कि भाई बिजनेस स्टार्ट करने के बाद क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे उस बिजनेस में? देखो, बहुत सारे बिजनेस हमने देखे हैं ऐसे, अभी रिसेंट टाइम में बहुत सारे स्टार्टअप्स भी ऐसे होते हैं कि भाई स्टार्ट हुए 2-3 साल में स्टार्टअप बंद हो गया, फंडिंग नहीं मिली या प्रॉफिट नहीं है, जो भी बात है वो अलग चीजें हो जाती है बाद में, लेकिन स्टार्टअप बंद हो गए। कभी कभी तो 2 महीने में, 3 महीने के अंदर एक बिजनेस स्टार्ट होकर बंद हो जाता है कि भाई सेल ही नहीं हुई, गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग ही नहीं हुई, तो फिर कैसे चलेगा काम? प्रॉफिटेबिलिटी, सामान तो बिक रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी है, बिना प्रॉफिटेबिलिटी के तो बिजनेस करने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपको आपके बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो बिजनेस करने का फायदा क्या होगा ना दोस्त? फायदा बहुत जरूरी है, प्रॉफिट बहुत जरूरी है, ग्रोथ, कि विद टाइम आपको ग्रो करना है। अगर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको ये माइंड में रहता है कि यार मुझे धीरे धीरे जो प्रॉफिट कमा रहा है उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बिजनेस में और ऐड करना है, और इन्वेस्ट करना है, और बिजनेस को आगे जाके ग्रो करना है। फिर सस्टेनेबिलिटी, जो पूरा बिजनेस इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जो पूरा बिजनेस इतना बड़ा खड़ा कर लिया है, उसको सस्टेन करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें एक बढ़िया टीम बनानी पड़ती है, एक बढ़िया मैनेजमेंट करनी पड़ती है, और एक बढ़िया तरीके से बिजनेस को चलाना पड़ता है। तो ये सब कुछ कंसर्न्स होते हैं जो आपको बिजनेस में, कॉमर्स में बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपको ये सब माइंड में रख के चलना पड़ता है। लास्ट पॉइंट है मोड। अब अभी राइट नाउ आप दो तरह के बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं, वन इज फिजिकल, दैट इज ऑफलाइन, सेकंड इज ऑनलाइन, दैट इज ई कॉमर्स। जैसे कि मानो मैंने कोई कोचिंग सेंटर स्टार्ट करा, हमने बात करी थी पहले कोचिंग सेंटर की, कि मैं दिल्ली के अंदर एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट करता हूं, और वहां पर मैंने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करी कि बच्चे आएंगे, टीचर आपको क्लास के अंदर पढ़ाएगा। दैट इज फिजिकल एनवायरमेंट और फिजिकल सेटअप टू प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज। बट जैसे कि आप और मैं अभी पढ़ रहे हैं, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो दिस इज नॉट अ फिजिकल सेटअप। देखो, फिजिकल सेटअप है, लेकिन आप और मैं एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। हमने कोई एक किसी ऑफिस के अंदर, किसी रूम के अंदर आपको बैठ के नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, है ना? आप अपने लैपटॉप पे या फोन पे बैठ के पढ़ रहे हो, मैं आपको अपने लैपटॉप पे बैठ के पढ़ा रहा हूं,
तो ये एक ऑनलाइन सेटअप है। तो अभी बिजनेस का मोड भी दो तरीके के हो गए हैं, या तो आप एक दुकान खरीद लो, दुकान के अंदर सामान बेचो, या फिर सामान को ऑनलाइन बेचो। ऑनलाइन सामान बेच के आप दुनिया भर में, पूरी इंडिया में कहीं भी सामान बेच सकते हो। फिजिकल सेटअप के अंदर देयर आर सम कंस्ट्रेंट, और कुछ लोग फिजिकल और ऑनलाइन यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों काम करते हैं कि अपना ऑफलाइन सामान बेचेंगे और ऑनलाइन भी बेचेंगे। जैसे मानो कि मैंने एक शर्ट की कंपनी स्टार्ट करी, मैंने एक शर्ट बनाने की कंपनी स्टार्ट करी, तो मैं उसको ऑफलाइन तो बेच रहा हूं, मैं उसको ऑफलाइन से मेरा मतलब क्या है कि मैंने उसको अपनी दुकान पे तो बेच रहा हूं, लेकिन साथ साथ मैंने उसको अमेजोन पे, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे और अलग अलग वेबसाइट्स पे बेचना भी स्टार्ट कर दिया। दैट इज माई ऑनलाइन सर्विसेज यानी कि ई कॉमर्स। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो गया। तो बिजनेस के मोड भी दो तरीके के, वन इज फिजिकल मोड एंड अनदर इज ऑनलाइन मोड। फर्स्ट वन इज ऑफलाइन मोड, अनदर इज ऑनलाइन मोड। ठीक है, ऑफलाइन मोड भी इंडिविजुअली काम कर सकता है, ओनली ऑनलाइन बिजनेस भी हो सकता है, और दोनों का अमेलगमेशन, दोनों का कोलैबोरेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरलाइंग डिसिप्लिन। आपको एक बिजनेस को समझने के लिए कुछ और सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स। अभी जैसे हम बिजनेस को समझने के लिए इकोनॉमिक्स के अलग अलग पॉइंट्स को पढ़ते हैं कि भाई डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, ये सब इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है, तो इनको समझना पड़ेगा। उसके बाद लो, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, मुझे कितने जीएसटी पे करना है, कितना इनकम टैक्स पे करना है, कितना कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है, दिस इज दी लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसकी भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। साथ में फिलोसफीज। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं कि भाई कंज्यूमर के बिहेवियर को माइंड में रख के हमें बिजनेस करना चाहिए। कि अगर मैं मुंबई के अंदर बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मैं वड़ा पाव का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वड़ा पाव के वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर मैं एक किसी हिल स्टेशन के ऊपर एक दुकान स्टार्ट करता हूं तो वहां पर मैं गर्मियों के कपड़े नहीं बेचूंगा, वहां पर मैं सूती कपड़े नहीं बेचूंगा, मैं कॉटन के कपड़े नहीं बेचूंगा, वहां पर मैं गर्म कपड़े बेचूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर ठंड होगी। जब 12 महीने में से 10 महीने वहां पर ठंड रहनी है, तो मैं डेफिनेटली ऐसे कपड़े बेचूंगा जो गर्म कपड़े, जैसे जैकेट्स बेचूंगा, स्वेटर्स बेचूंगा, मोटी सॉक्स बेचूंगा, वूलन क्लॉथ्स बेचूंगा। तो ये सब क्या, ये फिलोसफी है, कंज्यूमर की बिहेवियर को समझना पड़ता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, किसी बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहां पर हमने बीसीके के डोमेन्स के, बीसीके के अंदर क्या क्या आता है ये पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। देखो पहला फीचर क्या है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का, दैट इज बीसीके इज वास्ट, बिजनेस एंड कॉमर्स इज वेरी वास्ट। बिजनेस की कोई लिमिट नहीं है। देखो अगर बात करो बिजनेस की, तो बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है, बिजनेस के अंदर there are various activities in the business, that is manufacturing, marketing, advertising, sales, transportation, after sales। ये सब क्या है, ये सब बहुत सारी सर्विसेज है जो आपको एक ही बिजनेस के लिए करनी है। मानो मैंने एक पेन बनाने की इंडस्ट्री या पेन बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट करी, बॉल पेन बनाने की, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, मुझे उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए मशीन खरीदनी पड़ेगी, फिर उसकी मार्केटिंग करूंगा, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट करूंगा, फिर उसकी सेल्स करूंगा, फिर सेल्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन करूंगा, फिर अगर कोई दिक्कत आएगी तो आफ्टर सेल सर्विसेज दूंगा। तो ये लेकिन सिर्फ एक बिजनेस चलाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं, यानी कि बिजनेस एंड कॉमर्स इज वेरी वास्ट। तो बीसी के एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मानो एक रिटेल शॉप है, जैसे आपके सामने देखो यहां पर एक ये रिटेल शॉप है, दिस इज अ शॉप, एक शॉप की ये पिक्चर ली गई है। यहाँ पे अंकल जी बैठे हैं, यहाँ पे हमारे भैया बैठे हैं। हो सकता है कि अंकल जी पिताजी हों और हमारे भैया उनके बेटे हैं, हो सकता है कि भैया यहाँ पे काम करते हैं और अंकल दुकान के मालिक हो, कुछ भी हो सकता है। ये सब छोड़ देते हैं बात को, ठीक है। तो लेकिन अगर आप दुकान को ध्यान से देखो तो दुकान में कितने सारे प्रोडक्ट हैं, 4 तरह के बिस्किट्स, 10 तरह की कॉफीज, 5 तरह के टोमेटो केचप, कितने तरह के बिस्किट्स होते हैं, कितने तरह की पिकल्स है, अचार होते हैं, जैसे कि बोर्नविटा है, कॉम्प्लान है, 1000 तरह के आर्टिफिशियल चॉकलेट फ्लेवर्स हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी बात कर रहा हूं आपसे मैं। अगर आप नॉर्मल डिओ लेने जाओ किसी दुकान पे तो 5 तरह के, 8 तरह के डिओस हैं, 10 तरह के परफ्यूम्स हैं, और वो सब कुछ एक ही दुकान पे बेच रहे हैं, लेकिन उनका बिजनेस तो एक है ना, उस दुकान को चलाना, उस रिटेल शॉप को चलाना इज देयर सोल बिजनेस। लेकिन उस बिजनेस को चलाने के लिए उनको कितनी सारे प्रोडक्ट को
अपनी दुकान पे रखना पड़ता है, उनकी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, उसकी इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है। दैट इज अ वेरी वास्ट एंड वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना बिजनेस को चलाना भाई, क्योंकि बहुत ही वास्ट है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो यस, बीसीके इज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, और वी कैन से बीसीके इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट फीचर इज बीसीके इज मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि बीसीके इज मल्टी सब्जेक्टिव। डिसिप्लिन का मतलब है सब्जेक्ट, डिसिप्लिन का मतलब है बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक ही चीज के अंदर। तो बीसीके के अंदर आपको बहुत सारी चीजें एक ही जगह देखने को मिलती हैं। जैसे मार्केटिंग एक अलग सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग एक अलग सब्जेक्ट है, फाइनेंस एक अलग सब्जेक्ट है, ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स है। इनके अंदर लोग मास्टर्स करते हैं, बैचलर्स करते हैं, ये सब अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं। अगर मैं डिग्री की बात ना करूं, वैसे भी यार ये सब अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं। लॉ एक लीगल अपना एक अलग इंडिविजुअल डिसिप्लिन है, साइकोलॉजी एक अलग डिसिप्लिन है, ह्यूमन बिहेवियर एक अलग डिसिप्लिन है, सोशियोलॉजी अलग डिसिप्लिन है। लेकिन एक बिजनेस के अंदर हम इन सब चीजों को एक साथ समझ रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं। मैं एक बिजनेस करने के लिए अकाउंटिंग भी करूंगा, फाइनेंसिस भी करूंगा, ऑपरेशंस भी करूंगा, मार्केटिंग भी करूंगा, सेल्स भी करूंगा, इकोनॉमिक्स को भी समझूंगा, जीएसटी कितना पे करना है, इनकम टैक्स कितना भरना है, लॉज क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ये भी समझूंगा, बैंकिंग सर्विसेज को समझने का ट्राई करूंगा, एथिक्स को समझने का ट्राई करूंगा, क्या मैं गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई मेरे पैसे कमाने से किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है। मतलब दिक्कत ऐसा नहीं, पैसे कमाने से क्या दिक्कत होगी किसी को, लेकिन ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा जिससे कि मेरे को लगता है एनवायरमेंट को मैं खराब कर रहा हूं। ये सब भी सोचना पड़ता है। तो बीसीके इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, मतलब यहां पर हम बहुत सारे डिसिप्लिन को एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए बीसीके इज अ एक्लेक्टिक। बीसीके इज एक्लेक्टिक, एक्लेक्टिक का ही सिनोनिम है मल्टी डिसिप्लिनरी, या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी का सिनोनिम है इलेक्टिक। इक्लेक्टिक, नॉट इलेक्टिक, इज एक्लेक्टिक, है ना। तो बीसीके इज इक्लेक्टिक। बीसीके के अंदर हम बहुत सारे डिसिप्लिन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ते हैं। और बीसीके अलग अलग फील्ड से, बीसीके यूजेस वोकैबुलरी ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, जैसे कि स्ट्रेटेजी, जैसे कि लॉजिस्टिक्स, जैसे कि बुल्स, जैसे कि बियर्स। समझूंगा कहां कहां, सभी समझाता हूं कहां कहां यूज किया जाता है। बोला यह जा रहा है कि बीसीके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स की, यानी कि बिजनेस डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स की वोकैबुलरी को भी यूज करता है। इसकी अपनी वोकैबुलरी कोई नहीं है, अपने डिसिप्लिन कोई नहीं है, लेकिन अलग अलग डिसिप्लिन को यूज कर रहा है। अलग अलग डिसिप्लिन को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, अलग अलग फील्ड्स के, अलग अलग डोमेन्स के वोकैबुलरी को हम यूज कर रहे हैं बिजनेस के। जैसे कि पहला आपका वर्ड है स्ट्रेटेजी। देखो स्ट्रेटेजी को बिजनेस वर्ड नहीं है, स्ट्रेटेजी इज अ मिलिट्री वर्ड। हम मिलिट्री के अंदर स्ट्रेटेजी लगाते हैं कि कैसे वॉर को लड़ा जाएगा, कौन फ्रंट पर जाएगा, कौन फ्रंट पर नहीं जाएगा, क्या इस लड़ाई के अंदर हमने एयरफोर्स को ज्यादा यूज करना है, या नेवी की फोर्स को ज्यादा यूज करना है, या फिर हमने आर्मी की फोर्स को ज्यादा यूज करना है। ये स्ट्रेटेजी है, हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। उसी स्ट्रेटेजी को वर्ड को हम बिजनेस के अंदर यूज करते हैं कि बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या होगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए, बिजनेस की स्ट्रेटेजी क्या होगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो स्ट्रेटेजी वर्ड हमने कहां से लिया, मिलिट्री से लिया। लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक भी एक मिलिट्री वर्ड है। लॉजिस्टिक का मतलब है जैसे हम जो मिलिट्री के सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के प्रोसेस को लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। हमने वही वर्ड बिजनेस में यूज कर लिया कि बिजनेस के अंदर जब बिजनेस का सामान या मशीनरी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो उस प्रोसेस को जो यूज करा गया सामान को उसको बोलेंगे हम लॉजिस्टिक सर्विसेज। तो हमने मिलिट्री के एक और वर्ड को यूज कर लिया। अब शुक्र है भगवान का बिजनेस के लोगों को मिलिट्री वाले आगे गोली नहीं मार देते कि तुमने हमारे वर्ड्स को चोरी करे हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है ना, सब भाई भाई हैं आपस में। भाई जिसने चोरी करना है कर लो, पैसा कमाओ, ऐश करो, खाओ पियो, बढ़िया बढ़िया जगह घूमने जाओ, दुबई घूमने जाओ, बड़े बड़े क्रूज पे घूमने जाओ, हिल स्टेशन पे घूमने जाओ, ऐश करो, ठीक है ना। थर्ड है हमारा बुल्स। देखो बुल्स क्या है, बुल्स एक एनिमल का नाम है, बियर एक एनिमल का नाम है, जो कि बायोलॉजी, जो कि जूलॉजी में से निकल के आया, लेकिन उसको हम यूज कहां पे करते हैं, स्टॉक मार्केट में। हम उसको इकोनॉमिक्स के अंदर यूज करते हैं, बिजनेस में, कमर्शियल नॉलेज में यूज करते हैं। जैसे बुल्स का मतलब क्या है, जब स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ती है, जब लोग पैसा कमाते हैं तो बोलते हैं कि बुलिश है मार्केट आज, यानी कि जब शेयर का प्राइसेस बढ़ रहा है तो मार्केट बुलिश है। जब शेयर का मार्केट कम हो रहा है तो यानी कि बियर है, कि प्राइसेस कम हो रहे हैं स्टॉक्स के, तो बियर है ना। तो बुल का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं,
बियर क्या है कि मार्केट के अंदर शेयर के प्राइसेस कम हो रहे हैं। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये दोनों इकोनॉमिक्स के वर्ड नहीं है, बिजनेस के वर्ड नहीं, ये दोनों एक बायोलॉजी के वर्ड हैं, जूलॉजी के वर्ड हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ड को, वोकैबुलरी को बिजनेस और कॉमर्स चोरी करके चुपचाप से सुमड़ी में गुमड़ी करके यूज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट फीचर क्या है। BCK इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। एज अ चार्टेड अकाउंटेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि BCK और बिजनेस इज एवर इवॉल्विंग और एवर एक्सपेंडिंग थिंग। कभी भी बिजनेस आपको रुका हुआ नहीं मिलेगा। बिजनेस हमेशा टाइम टू टाइम इवॉल्व करेगा, एवोल्यूशन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन हमेशा देखने को मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल चेंज हमेशा देखने को मिलेगा। ये दोनों जो पॉइंट है ना, इनको आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको पढ़ भी देता हूं एक बार कि BCK डोमेन्स आर एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग, यानी कि BCK डोमेन्स आर एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। लेटेस्ट इनोवेशन लाइक ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा have changed the way of how business is done around the globe। अगर मैं आज से 10 साल पहले चला जाऊं, देखो आप तो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो गए, अगर अभी 12th पास कर 10 साल पहले क्या कर रहे हो गया, सेकंड थर्ड क्लास में हो गए, तो हम चलते हैं 5 साल पहले, जब आप 8th 9th में थे, ठीक है। तो आपके उस टाइम पे अगर आप याद कर सकते हो, या चलो मैं याद कर लेता हूं, अगर जान मानो कि अगर मैं अपनी लाइफ में 10 साल पहले चला जाऊं, अगर मैं 10 साल छोटा हो जाऊं, तो सोशल मीडिया का कोई मतलब ही नहीं था, डिजिटल मार्केटिंग का कोई मतलब ही नहीं था, ई-कॉमर्स का कोई मतलब ही नहीं था, वेबसाइट किसी किसी कंपनी की होती थी, गूगल चलाना किसी किसी को आता था, किसी किसी स्कूल के अंदर कंप्यूटर होते थे, किसी किसी स्कूल में कंप्यूटर लैब्स होती थी। सोशल मीडिया क्या होता है पता ही नहीं था। एक ओरकुट करके था जिसको भी कुछ चुनिंदा लोग, गिने चुने, हाथ पे काउंट कर लो इतने लोग यूज करते थे। यूज करना ही नहीं आता था क्योंकि लोगों के पास मल्टीमीडिया वाले फोन ही नहीं थे। लैपटॉप खरीदना was a very big challenge। एक कंप्यूटर खरीदना was a very big challenge। किसी एक फ्रेंड के पास कंप्यूटर है तो वो तो इतना स्लो चल रहा है कि उस पे काम, वेबसाइट खुलने में 2 दिन लग जाएंगे, है ना। और अब कैसे है कि ऐसे चुटकी में, ऐसे चुटकी में खुलती है वेबसाइट, चुटकी में खुलती है वेबसाइट, है ना। सोशल मीडिया तब था ही नहीं। तो ये सब क्या है, ये सब बिजनेस चेंज हो रहा है। अब डिजिटल मार्केटिंग एक प्रॉपर बिजनेस है और हर बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग को यूज भी कर रहा है, हर बिजनेस वेबसाइट को यूज भी कर रहा है। बिना वेबसाइट के आज के टाइम में कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता। बिना डिजिटल मार्केटिंग के आज के टाइम में बहुत चुनिंदा बिजनेस है जो चल रहे हैं। हर बिजनेस, चाहे वो अंबानी का बिजनेस हो, चाहे वो अडानी का बिजनेस हो, चाहे वो आपकी छोटी किसी स्टार्टअप का बिजनेस हो, चाहे वो आपके आसपास की कोई छोटी दुकान का बिजनेस हो, आपको हर जगह डिजिटल मार्केटिंग का यूज कहीं ना कहीं दिख जाएगा, ठीक है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़े बड़े लोग आर्टिफिशियल ऐसा बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी किसी बिजनेस के अंदर, है ना। तो ये सब क्या है, मेरा आपको कहने का मतलब यह है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बिजनेस या टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी इवॉल्व और एक्सपैंड कर रही है, चेंज हो रही है। तो आपको ये सब चीजें माइंड में रखना हो। देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, फाइनेंस सीखो, अकाउंटिंग सीखो, इकोनॉमिक्स सीखो, आप अपना FM का सब्जेक्ट पढ़ो, आप ऑडिटिंग सीखो, सब कुछ सीख लो, सब बढ़िया सीख लो, लेकिन टेक्नोलॉजी को मत छोड़ना। टेक्नोलॉजी के भी साथ साथ एक आध कोर्स करते रहो। डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स कर लो। आपको आपके जब आप 4 CA आपस में खड़े होंगे ना साथ में, और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, अगर आप मार्केटिंग समझते हो, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हो, अगर आप टेक्नोलॉजी समझते हो, अगर आपके कम्युनिकेशन अच्छे हैं, तो आप उन चारों चार्टर्ड अकाउंटेंट में से अलग दिखोगे, है ना। जैसे मानो कि आप किसी बड़ी कंपनी के इंटरव्यू के लिए गए, है ना, और चारों चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं इंटरव्यू के लिए, है ना। चारों लोग आए हैं एक जॉब करने के लिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है और 4 CA पहुंच गए कि हम चारों लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर यह देखा जाएगा कि ठीक है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हो, लेकिन आपने एक्स्ट्रा क्या सीखा, आप एक्स्ट्रा क्या प्रोवाइड करोगे कंपनी को। क्या आपको एक्स्ट्रा रियल बिजनेस की नॉलेज है, जो मार्केट में लेटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज है। तो यस, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो यस, BCK इज एवर इवॉल्विंग एंड एवर एक्सपेंडिंग सब्जेक्ट। तो आपको भी हमेशा खुद को इवॉल्व, अपडेट रखना पड़ेगा, वो भी फास्ट फेज से। लर्न, रीलर्न, अनलर्न। देखो अनलर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लर्न करते जाओ। जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में पढ़ लिया, और इन सबको सीखने के लिए जरूरी नहीं कि हर चीज की टेक्निकल चीजें सीखनी है,
लेकिन बेसिक पता होना जरूरी है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होती है, और जैसे आपका नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, एनएफटीज क्या होती है, ये सब पता होना जरूरी है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये सब पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारे फीचर्स हो गए। पहला फीचर हमारा था कि बीसीके इज वास्ट, सेकंड फीचर हमारा था बीसीके इज मल्टी डिसिप्लिनरी या फिर बीसीके इज एक्लेक्टिक, लास्ट फीचर था बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर सीएस, देखो ये बात तो आपको मैं ऑलरेडी समझा भी चुका हूं, दोबारा समझ लेते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है आज की क्लास का, इसके बाद हम आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज फॉर चार्टेड अकाउंटेंट। किसी भी बिजनेस को उठा लो, चार्टेड अकाउंटेंट की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। अब जैसे मैं एक टीचर हूं, मुझे भी सीए की जरूरत पड़ती है आईटीआर भरने के लिए, भाई ये देखने के लिए कितना टैक्स भरना है, कैसे टैक्स को बचाया जाए। अगर आपके पूरे ग्रुप में कोई एक सीए है, अभी नहीं, आपकी एज, आप सीए बन जाओ, आपकी एज 30 साल 35 साल होने दो, जितने भी आपके आसपास के लोग हैं आपको जरूर फोन करेंगे कि यार 2 लाख रुपए टैक्स आ गया है, कुछ कम करवा दे, यार 5 लाख रुपए टैक्स आ गया है, कहीं टैक्स सेव करा दे, कुछ समझा दे यार, ये जीएसटी कैसे भरते हैं, कुछ समझा दे यार, ये आईटीआर कैसे भरते हैं। तो चार्टेड अकाउंटेंट हर इंसान की जिंदगी में छोटा मोटा बड़ा रोल प्ले जरूर करता है ना। अब कोई कमाता धमाता नहीं है, वो बात अलग है, जो भी कमा रहा है अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं चार्टेड अकाउंटेंट की जरूरत जरूर पड़ती है ना। तो बीसी के एक बिजनेस की, एक प्रोफेशनल की डेली लाइफ में, या मानो एक बिजनेस की बात करते हैं यार, छोड़ो हम बिजनेस और कॉमर्स की बात करते हैं, किसी बिजनेस के अंदर ऑडिटिंग करनी हो, उसका टैक्स भरना हो, उसकी टैक्स को सेव करना हो, तो ये सब चार्टेड अकाउंटेंट करेगा। लेकिन ये सब चार्टेड अकाउंटेंट कब कर सकता है? देखो, एक होता है काम करना, एक होता है काम इफेक्टिवली करना। जैसे मानो कि मैं आपको सिर्फ मुंह उठा के पढ़ाने आ जाऊं, लेकिन मैं ये ना देखूं आपके सिलेबस में क्या आ रहा है। सोच के देखो, मैं ये ना देखूं कि आईसीएआई के अंदर क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, बच्चों को क्या फ्लो पढ़ाना है, तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। आप पढ़ भी लोगे क्योंकि आप तो अभी छोटे बच्चे हो ना यार, आपको इतनी मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं आईसीएआई की बुक देख के पढ़ाने नहीं आ रहा आपको, तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। तो सेम एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, अगर आप किसी कंपनी के ओनर को समझाने जा रहे हो कि भाई आप ऐसे अपने पैसे को सेव कर सकते हो, या फिर आपने इतना जीएसटी भरना है, तो आपको उस बिजनेस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। कभी कभी ना आप ये भी देखोगे कि एक चार्टेड अकाउंटेंट है, वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर ही काम कर रहा है, उसने चूज कर लिया है कि मैं होटल इंडस्ट्री के अंदर काम करूंगा, तो उसने होटल इंडस्ट्री के अंदर एक बढ़िया से एक्सपर्टीज बना लिया अपनी। तो वो होटल इंडस्ट्री के क्लाइंट पकड़ता है, होटल इंडस्ट्री के क्लाइंट के अपने क्लाइंट्स की ऑडिटिंग करता है, टैक्सेशन करता है, आईटीआर भरता है, इनकम टैक्स भरता है, जीएसटी भरता है, जो जो काम करने हैं वो चार्टेड अकाउंटेंट वो काम करता है। और उसके क्लाइंट उससे खुश भी हैं क्योंकि उसने उस बिजनेस की पूरी नॉलेज ले ली। अब मैं कहना आपको यह चाहता हूं कि बिजनेस और कॉमर्स एक बहुत ही वास्ट, एक इक्लेक्टिक और एवर एक्सपेंडिंग, एवर इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, एवर इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। तो एज अ चार्टेड अकाउंटेंट आपको सेम पेस के साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज को, नए सिस्टम को, नई चीजों को सेम पेस से सीखना पड़ेगा। इसीलिए बीसीके की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको बीसीके की नॉलेज नहीं है तो आप अपना काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। और अगर आप देखो अनअकैडमी की कुछ स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हो सीए फाउंडेशन की, तो आप अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करके कुछ स्पेशल क्लासेस देख सकते हो। मेरा कोड है साहिल एम, और मेरा कोड डाल के आप कुछ स्पेशल क्लासेस को अनलॉक भी कर सकते हो। देखो, स्पेशल क्लासेस मोस्टली पेड बैचेस में होती है, स्पेशल क्लासेस में मोस्टली कुछ पेड बैचेस के अंदर होती हैं। अगर आप उन क्लासेस को अनलॉक करके देखना चाहते हो कि पेड बैच खरीदना है कि नहीं खरीदना, तो आप मेरा कोड डाल के साहिल एम उन स्पेशल क्लासेस को अनलॉक कर सकते हो। और यार देखो, अगर मेरा कोड डाल के अगर आपकी कुछ स्पेशल क्लासेस अनलॉक होती है तो भाई जरूर करो, आपका फायदा होगा तो मुझे खुशी होगी। आप कोई पेड बैच परचेज करना चाहते हो, आपको डिस्काउंट चाहिए, तो आप मेरा कोड डाल के भी आप परचेज कर सकते हो। देखो, अगर आपका काम YouTube से चल रहा है तो भाई ठीक है, लेकिन अगर आपको एक डिटेल्ड पूरा सिलेबस के साथ क्लासेस चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड क्लासेस चाहिए,
आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, तो आपको अनअकैडमी का प्लस क्लासेस या फिर आइकॉनिक क्लासेस खरीदनी पड़ेंगी। अगर आप दोनों में से कोई भी खरीदना चाहते हो, आपकी मर्जी है, तो आप मेरा कोड डाल के परचेज कर सकते हो। आपको एक सूटेबल डिस्काउंट मिल जाएगा। आई थिंक वो आपके लिए काफी एफिशिएंट और काफी बढ़िया रहेगा। मुझे सर्च करना चाहते हो अनअकैडमी की ऐप पे, तो साहिल मदान डालोगे तो मेरी फोटो दिख जाएगी। अगर आप मुझे सर्च करना चाहते हो बने एकदम लैपटॉप पे या पीसी पे, तो unacademy.com/साहिल मदान यानी कि SAHILMADAN डालोगे तो मेरी आपको क्लासेस वहां पे रिकॉर्डेड या फिर जो लाइव मेरी क्लास होने वाली वो दिख जाएंगी। तो इसके साथ साथ हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। कि अगर आप अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको अपने फ्यूचर को क्रिएट करना पड़ेगा। आज मेहनत करोगे तो कल आपका आने वाला फ्यूचर बेहतर बनेगा, एकदम ब्राइट बनेगा। ठीक है जी, तो दिस इज द थॉट ऑफ द डे। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। लास्ट में थैंक यू सो मच हमारी क्लास देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आई हैं, अगर आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूं और हमारे जो बाकी एजुकेटर्स हैं वो आपको बढ़िया पढ़ाते हैं, आपकी पूरी प्रिपरेशन में हम कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब अवर दिस चैनल लेट्स क्रैक सीए फाउंडेशन। आप बेल आइकन को प्रेस करो क्योंकि आपको डेली क्लासेस मिलने वाली हैं, और जब डेली क्लासेस मिलने वाली हैं तो भाई बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए।